हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईबीपीएस पीओ की तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए, उससे पहले जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है और फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 21 तक इसकी लास्ट डेट है। जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, ठीक है। तो और इसकी जो प्री की जो डेट है वो 19 और 20 अक्टूबर को टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है। तो रफली आपके पास अभी 2 महीने बचे हैं, ठीक है, यानी 60 डेज। तो इन 60 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2 बार इस एग्ज़ाम को दिया है। पहली बार मैंने प्री क्लियर किया था और मेंस में मेरा नहीं हुआ था। उस टाइम मैंने ये गलती की थी कि मतलब मैंने रिजल्ट तक वेट किया प्री का, उसके बाद मतलब कि सीरियसली प्रिपेयर किया मेंस के लिए, जो कि एक ब्लंडर साबित हुआ और मतलब मेंस नहीं निकला। क्योंकि वैसे आपको पता रहता है कम टाइम रहता है, तो 20 डेज़ के अंदर में मतलब मेंस हो गया और तो नहीं निकल पाया। अगली बार मैंने ऐसा रेक्टिफाई किया और स्टार्टिंग से ही मतलब एग्जाम से पहले ही सही मैंने प्रिपेयर किया था, तो इस बार मेरा हो गया। थोड़ा बहुत इंटरव्यू में मतलब मार्क्स कम हुआ, ठीक है, लेकिन फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो मतलब कि काफ़ी कुछ इस एग्ज़ाम के बारे में मतलब पता है, एक्सपीरियंस भी है। तो वही एक्सपीरियंस और आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं मतलब सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं करते, क्योंकि बैंकिंग आपको पता है कि सारा सिलेबस सबका एक ही है, चाहे आप आरआरबी का फॉर्म भरो या आईबीपीएस या एसबीआई। तो मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मल्टीपल एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं। तो अगर आपने जैसे आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो, प्री का एग्ज़ाम हो गया, क्लर्क एग्ज़ाम हो गया, नेक्स्ट वीक आपका आईबीपीएस क्लर्क का प्री शेड्यूल्ड है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका मतलब ये या तो ये तीनों एग्ज़ाम मतलब उन्होंने फॉर्म भरा होगा या फिर एटलीस्ट दो, ठीक है। तो मतलब कि ये तो इससे क्या होता है कि मतलब कि अभी अभी जो पोजीशन पे हो आप कि आपका एटलीस्ट बेस क्लियर मतलब कि हो गई होगा, क्योंकि आपने इतने सारे प्री 2 से 3 प्री आप दे चुके हो, ठीक है। यानी कहीं से कहीं यानी कि आपका बेस क्लियर है और आप सारा कुछ करके आ रहे हो, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको स्पेशली क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक मॉक दे दीजिए, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी, ठीक है। मॉक में आपका परसेंटाइल अगर 80+ है तो आप ठीक है, आपको इस एग्ज़ाम के लिए कुछ भी अलग नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपकी परसेंटाइल 60-80 के बीच में, तो कहीं ना कहीं आप या तो स्पीड या तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत लैग कर रहे हो। अगर उससे भी कम है तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हो, ठीक है। तो यही तो मतलब हम लोग पूरा सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे इससे पहले कि सेक्शन वाइज में बात करूँ, सबसे पहले कुछ चीज़ें जो सिर्फ आईपीएस पीओ नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ सारे बैंकिंग एग्जाम्स या और कहीं ना कहीं और सारे एग्जाम्स के लिए भी लागू होते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग, कैलकुलेशन प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस के अलावा आपका स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्सन, ये सब आपको माइंड में रहने चाहिए। प्लस आपका डेली न्यूज़पेपर रीडिंग शेड्यूल होना चाहिए और करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अब मेंस का भी टाइम आ रहा है। अभी आपका एक महीने के बाद ही आपका आरआरबी का मेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई सरप्राइज़ लगे, कोई धक्का लगे, तो इसलिए आप करंट अफेयर्स आप अभी से शुरू कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। डेली ज़्यादा नहीं, डेली आपको 1 घंटा ही देना है। अगर आपके पास टाइम लग रहा है कि आपने प्री की तैयारी काफ़ी अच्छी कर रखी है तो आप 2 घंटा भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग आप करोगे, ठीक है ना, तो उसमें भी एक जैसे तरीका होता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जैसे वो क्या करते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर में जो मनपसंद जैसे सेक्शन रहता है वो पढ़ लेते हैं, तो वो ठीक है, वो आप पढ़ो। आपको जो भी सेक्शन मतलब फेवरेट है वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप एडिटोरियल भी पढ़ा करो, एटलीस्ट 2 एडिटोरियल डेली। क्योंकि देखिए, आप एग्ज़ाम में जो आपका पैसे जाएगा वो तो ज़रूरी नहीं कि आपका सेक्शन से ही आए, फेवरेट सेक्शन से। मोस्ट प्रोबेबली वो आप अलग ही आएगा। तो अगर आप सिर्फ इसी में पढ़ते रहोगे तो फिर आपको आदत हो जाएगी मतलब इंटरेस्ट वाली पैसेज पढ़ने में, फिर ऑल ऑफ सडन आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप पहले से ही अनसिन पैसेज की तैयारी मतलब हो जाएगी एडिटोरियल पढ़ के, क्योंकि एडिटोरियल आपका मतलब हर दिन नया ही होता है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 2 पढ़ो, काफ़ी है।
उसका कैलकुलेशन आप जितनी स्पीड करोगे उतना अच्छा है। स्क्वायर्स क्यूब्स आपका दिमाग में होने चाहिए। और इसके अलावा करंट अफेयर्स मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या करना है, जैसे इंग्लिश में चीज़ें तो वही रहेंगी जो क्लरिकल और आरआरबी पीओ में थी। कॉन्सेप्ट हालांकि लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब काफ़ी कैंडिडेट्स का ये आरसी में डाउट रहता है, तो आरसी के लिए आप फिर से वही न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग को अच्छे से करोगे तो आरसी में कोई डाउट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको रीडिंग की आदत लग जाएगी ना। और रीडिंग की आदत लग गई तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप काफ़ी सारे कैंडिडेट ना इसको मतलब टाइम टेकिंग के रूप में मतलब ऐसे लगता है आरसी, जबकि एटलीस्ट में टाइम टेकिंग नहीं है, आप इसको टाइम सेविंग भी बना सकते हो। जैसे अगर आपकी 8 से 10 क्वेश्चन तो आता ही है आरसी का। अगर आपने मुझे से मान लो 4 से 5 मिनट में आप पैसेज से पढ़ ही लोगे, चाहे कितना भी बड़ा प्री के पैसेज आप पढ़ ही सकते हो। तो उसके बाद आप एक बार आपने पैसेज पढ़ लिया थोरली, तो 2 से 3 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस कर दोगे। मतलब कि 6 से 7 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो और बाकी कोई क्वेश्चंस में जहाँ मतलब वो तो और जैसे एरर डिटेक्शन, ये सब में आपको और जल्दी ये कम टाइम लगेगा। तो मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज के रूप में भी आप देख सकते हो। अगर आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप इसको वीकनेस नहीं, इसको आप स्ट्रेंथ बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा डेली न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस। अगर आपको ज़्यादा ही डाउट है तो आप सेक्शन मॉक लगाओ और उससे उस पर भी रीडिंग कंप्रेशन क्या कभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है ग्रामर। ग्रामर में क्या इरर डिटेक्शन और ये फ्रेज रिप्लेसमेंट ये सब वगैरह आता है। तो उसके लिए आप यूट्यूब में निमिषा बंसल मैम की जो वीडियो है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उसको आप देख सकते हो। मैंने कभी बुक को फॉलो नहीं किया था, इसलिए मैं इंग्लिश के जनरली बुक को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही फॉलो नहीं किया। क्योंकि इंग्लिश वाला को कोई बुक वैसे मुझे लगता है कि चाहिए भी नहीं। आपका यूट्यूब में इंग्लिश के लिए काफ़ी कुछ पड़ा है, आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लो, आपका एरर डिटेक्शन हो जाएगा। निमिषा बंसल मैम की ही आपकी पैराजम्बल्स की वीडियो है, आप उसको कर लो। उसमें उन्होंने अच्छे से बताया कि कौन से सेंटेंस आपके स्टार्टर्स होंगे, कौन से कनेक्टर्स, कौन सा आपका एंड में आएगा और कौन सा मतलब किससे आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ये सब कुछ उन्होंने अच्छे से बताया है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आपको ये यूट्यूब में काफ़ी फ्री सोर्स पड़ा है, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा बच गया आप मतलब कि जनरली, और एक बच गया पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स में भी आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने इसका भी कॉन्सेप्ट का मतलब अच्छे से कर लिया है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा बाद में, किस वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ये जैसे कि बट, एंड, दैट्स वाई, मतलब ये सब कुछ सेंटेंस वर्ड्स हैं जिससे कि अगर कुछ है तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मतलब कि ये काफ़ी ईजी होता है आपको स्टार्टर्स फाइंड करने में कि कौन सा वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ये सब अगर आपने इंग्लिश में अच्छे से किया तो आप इंग्लिश में इजीली आप 25 स्कोर कर सकते हो। अब देखिए, अगर आपने इंग्लिश में आप कितना भी मतलब एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो, 1 से 2 को गलती तो होना ही होना है। ठीक है, एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था कि मतलब पूछा नहीं था, मतलब वो डाउट था उसका कि मतलब इंग्लिश में काफ़ी एक्यूरेसी से 21 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट किया था और 1 से 2 गलती हो गया, 2 गलती हो गया। तो मतलब इंग्लिश यही है कि इंग्लिश में होना ही होना है, सबका होता है। तो आप उन 2 गलती का आप टेंशन नहीं मतलब, क्योंकि वो 2 गलती सबके होंगे। ठीक है, सिर्फ आपके नहीं। चलिए, ये हो गया इंग्लिश। अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट्स। भाई बहुत मतलब कि इन दोनों को छोड़ के अगर आप रीजनिंग में अच्छे नंबर लाने की सोच रहे हो तो मतलब चांस है पीओ में, IBPS पीओ में चांस है, क्योंकि पीओ के पेपर में आपको सारे क्वेश्चन से अटेम्प्ट नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी एक मतलब चांस काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन अगर वही आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है और इस पर मतलब आप मास्टर बन गए हो, तो इसी चांस को आपको 5 गुना बढ़ा देगा सिलेक्शन का। ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो आना ही आना है, पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स मिला के 20 भी आ सकता है। अगर आपने 15 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लिया तो ये आप इसको 10 मिनट में आराम से बना सकते हो। ठीक है, उसका बाकी का आप जो है जो कम सिलोगिज्म इनक्वालिटीज़म ये सब के लिए तो काफ़ी टाइम अब बचेगा आपके पास। तो देखिए पजल्स करना कैसे है।
पजल्स अगर आपका अभी भी टाइम लग रहा है तो सबसे पहले तो आप टाइमर लेके बनाओ, ठीक है। अपने आप को कम टाइम दो ताकि थोड़ा सा माइंड आपका भी उसी डायरेक्शन में काम करे कि कम टाइम में कैसे बनाना है, ठीक है। रिलैक्स होकर पजल बनाओगे तो मतलब उस पर टाइम ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको पजल थोड़ा सा आप समझना भी है तो जैसे आप अट्टा के सौरव सर से बेसिक बेसिक कर सकते हो और अंकुश लांबा सर से मतलब हाई लेवल की, क्योंकि मैंने यही किया था। मतलब शुरू में पजल में डाउट होता था तो मतलब अड्डा के वही सौरभ सर बेसिक के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और बाकी अगर आपको ऊपर जाना है तो जो कि जाना ही है तो ये अंकुश लांबा सर। बाकी लेकिन आपको कोई भी टीचर से पढ़ो, आपको प्रैक्टिस कर किए बिना आपका स्पीड आ ही नहीं सकती। इसलिए आपको हर दिन आप 8 से 10 क्वेश्चन बनाओ पजल्स के, ठीक है, तभी आपकी स्पीड आएगी। फिर इसके बाद आपका एक और चीज़ जिसमें दिक्कत होता है काफ़ी बच्चों का, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में देखिए काफ़ी जैसे रिलेशन इस टाइप का, जैसे मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, तो ये सब अगर आपको ईजिली करना है ना तो ये सब जैसे मैं करता था कि आप अपना ही मतलब फैमिली ट्री में ये सारे रिलेशन इस्टेब्लिश कर दो। जैसे मेरे मैटरनल ग्रैंड मदर कौन हुई, तो मेरी मम्मी की मम्मी। तो जैसे ही क्वेश्चन में आया कि जैसे उसकी जैसे हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, तो इमीडिएटली आपका ध्यान आए मतलब ध्यान में आ जाएगा कि उसकी मम्मी की मम्मी, ठीक है। उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन हुई, मतलब ये क्या क्या रिलेशन बिठाऊँ मैं, ठीक है। तो ये मतलब कि कोई ट्रिक नहीं है, ये बस जस्ट एक रिलेशन बिठाने का एक तरीका है, ठीक है। इससे आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा। और फिर अगेन प्रैक्टिस, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है नहीं, बस प्रैक्टिस ही करना है ब्लड रिलेशन में। और उसके अलावा जो सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ये काफ़ी आपका प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन डिस्टेंस आपका अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्लियर है तो इस पर भी बस आपको प्रैक्टिस ही करना है। तो रीजनिंग भी मेनली अगर आपका पजल्स वो और सेटिंग एलिमेंट्स, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही गेम चेंजर का मतलब काम करता है, ठीक है। किसी का अगर बाकी ये वीक है तो दिक्कत हो जाएगा, किसी स्ट्रांग है तो उससे काफ़ी ईजी हो जाता है। अब आते हैं क्वांट्स। देखिए क्वांट्स में अगेन जैसे इंग्लिश में आरसी, इसमें रीजनिंग का पजल, इसमें है डीआई। आपकी डीआई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही डीआई से। 2 डीआई आती है प्री में, तो 2 डीआई आएगी तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन काफ़ी रहता है डीआई में। फिर आपका अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब जो काफ़ी यूज होता है, तो इसका आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जब तक कि आप कैलकुलेशन स्पीड नहीं रहेगा, आप डीआई में आप मतलब कि ज़्यादा टाइम लोगे। तो जबकि आपका 10 मार्क का जो डीआई वो 5 से 6 मिनट में आपका बन जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो, ठीक है। जैसे मेरी स्पीड अच्छी थी तो मैं रीजनिंग में मतलब 28 या 30 अटैम्प्ट्स में कर लेता था रीजनिंग में, मैं बता रहा हूँ। और कैंडिडेट्स करते भी है 30 प्लस अटैम्प्ट्स आते हैं पीओ में। तो वो तब होगा जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप 50 से कम टाइम लोगे। सेम यहाँ डीआई में, मैं यहाँ पे भी क्वांट्स में मतलब 24-25 अटेम्प्ट्स हो जाते थे, ठीक है। टफ पेपर में 18-20, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका स्पीड मैथ्स, ये जो है ये एक गेम चेंजर है क्वांट्स में, क्योंकि आपका मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 5 चीज़ें जो आती है स्पीड मैथ्स में, ये जनरली मतलब इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। मिसिंग नंबर के लिए आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपको जोड़ घटाव गुना भाग करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको कौन कितना तेज़ कर लेगा ये गेम चेंज करता है। आप चाहो तो 5 मिनट में 15 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, क्वांट्स में, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो। मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर कैसे करना है तो आप वो बस क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। जब तक कि आप 1000 क्वेश्चन नहीं कर लोगे तब तक मतलब आपको सारे पैटर्न दिमाग में बैठ जाने चाहिए, कि आपको देख के पता चलना चाहिए कि इसमें कौन से 2-3 पैटर्न मतलब कि लग सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका स्क्वायर्स दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि कहीं न कहीं स्क्वायर से कुछ रिलेटेड पैटर्न है, क्यूब से रिलेटेड पैटर्न है, डिफरेंस से देखो डिफरेंस से रिलेटेड कुछ पैटर्न है,
तो ये तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जब आप 100% डेली, 100 नहीं, आपको 40 से 50% तो डेली लगा ही सकते हो म्यूजिक नंबर मिला के। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में आप जितना सॉल्व करोगे उतना आपका स्पीड आएगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका वही ट्रिक तो रहता ही है, मतलब कि अगर माइनस प्लस है तो प्लस प्लस ही आएगा, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, दोनों प्लस है तो माइनस माइनस, ऐसा ट्रिक तो रहता ही है। तो वो तुरंत सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों मिला के DI और स्पीड मैथ्स आपका 25 नंबर तो यही हो गया, ठीक। और इस 25 नंबर का 15 मिनट में ला सकते हो क्वांट्स में। फिर ये मैं PO के पेपर की बात कर रहा हूँ, क्लर्क की नहीं। और उसका इससे क्या फ़ायदा हो कि आपको अरिथमेटिक के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, और अरिथमेटिक का तो थोड़ा टाइम चाहिए ही। तो उसमें जो मेन चैप्टर्स हैं वो सब आप पहले कर लो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, और ये एज में तो ये वो आती है प्रॉब्लम ये है। तो ये सब क्वेश्चंस पहले कर लो, क्योंकि यही 5 चैप्टर से आपके 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन, जो काफ़ी है आपको सिलेक्शन दिलाने में, ठीक है। और टीचर आपको कोई कौशिक मोहंती काफ़ी अच्छे सर हैं क्वांट्स के, आपको पढ़ना है तो आप उनसे पढ़ो, ठीक है। तो ये थी मतलब कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैंने क्या किया वो मैं एक्सपीरियंस, मैंने यही सब किया जो मैंने बताया, ठीक है। और आपको भी इसके अलावा अगर कुछ आइडिया हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि और कैंडिडेट्स को हेल्प हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर पूछें। बाय बाय।